नहीं सर। चलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों हमने लास्ट क्लास में कहां से छोड़ा था? हमने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने स्टार्ट किया था। देखो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मुस्कान मेहरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप हमने कौन सा पढ़ा था? बता पाएंगे आप? मुस्कान मेहरा जी नहीं बताना चाहते हैं। युवराज आप बताएं जरा, जब आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो सबसे पहला टाइप आपने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? हम्म हेलो सर, हाँ फिजन जी हाँ पढ़ा था। बोलिए। फिजन पढ़ा था, सबसे पहले फिजन पढ़ा था। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। फिजन के बाद फिजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये पढ़ चुके थे हम। फिजन के बाद हम चले किसमें? फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन भी फिजन के जैसा ही होता है, बस बेसिक डिफरेंस ये है कि फिजन में यूनिसेलुलर में होता है और फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंपल मल्टीसेलुलर की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद एक प्रोसेस आता है रीजनरेशन। वैसे तो रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, लेकिन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन सिंपल मल्टीसेलुलर के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन के लिए के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑल्दो उनके कुछ पार्ट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे हेयर्स हो गया, नेल्स हो गए, स्किन हो गई, हमारी भी रीजनरेट हो जाती है ना, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता है रीजनरेशन से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर रीजनरेशन के बाद प्रोसेस आता था, एक और प्रोसेस हमने पढ़ा, बडिंग, है ना। बडिंग, हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते थे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं, मैं करता हूं। स्पोर फॉर्मेशन आपका यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कुछ फर्न्स एंड मॉसेस, उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन के बाद बारी आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से समझ में आता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, कि किसी भी पार्ट से, रूट, स्टेम्स या लीव से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग प्लांट के किसी भी पार्ट से, आइदर रूट, स्टेम और लीव से आप कोई नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर दें। जैसे बनाना में होता है, शुगर केन में होता है ना। तो ब्रायोफाइलम लीफ में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नॉचेस आ जाते हैं साइड में। लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम के साथ, ठीक है। उसके बाद पोटैटो में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है ना, ट्यूबर्स आ जाते हैं, आप ट्यूबर्स को लगाइए, इट विल ग्रो एज अ न्यू पोटैटो प्लांट। इज दैट क्लियर? फिर दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर जब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है क्या? फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की, कुछ काम चला उसमें, तो पता लगा कि देर आर सम मेथड्स सच एज कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, जिनके अंदर जो आर्टिफिशियल थोड़ा ह्यूमन एफर्ट लगा के आप उसमें और प्लांट्स को एग्जिस्टिंग प्लांट के पार्ट से ग्रो करा सकते हैं। जैसे रोज में था ना, रोज में कटिंग करके और उसको लगा दो। लास्ट वीडियो में देखना, आपको सब पता लगेगा। कटिंग, लेयरिंग में बता चुका हूं। फिर लेयरिंग भी मैंने आपको बताया। तो कटिंग किस किस में होता है? रोज में हो गया, ग्रेप्स में हो गया। लेयरिंग आपको बताया गया था, लेयरिंग आपका स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में होता है। तो दो आर्टिफिशियल मेथड जो है वो हम पढ़ चुके थे। आज मुझे थर्ड आर्टिफिशियल मेथड जो है वो स्टार्ट करना था, ठीक है जी। इतना क्लियर है आपको? तो आज हम थर्ड जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, थर्ड मेथड है कटिंग एंड लेयरिंग। वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, मेरे से लिंक मंगवा लीजिएगा, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है भी सोनित? आपने लास्ट की 3 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको देख के फिर आप आएंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग एक्सप्लेन करना है, और इसमें क्या करना होगा, आपको डेफिनेशन लिखना है इसका, इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा अगर 3 मार्कर में आता है तो। चलिए अब ग्राफ्टिंग समझते हैं क्या होता है। ग्राफ्टिंग से आपको समझ में आ ही रहा होगा, दो प्लांट्स लिए, दोनों को एक दूसरे के अंदर ग्राफ्ट कर दिया। डायग्राम देखिए आप, डायग्राम यहां देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा दूं आपको जरा। यहां देखिएगा जरा।
ठीक है, आप देख रहे हैं एक प्लांट के अंदर इसको ग्राफ्ट कर दिया गया है, इसको लगा दिया गया है, तो ये कैसे ग्रो किया, ये ग्रो तो अब ग्रो होने लग गया, इट बिकम द पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन ऐसा शुरू से ही नहीं होता है, इसको करना पड़ता है इस प्रोसेस को। तो क्या होता है मैं बता देता हूं, इसके अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, इसको छोटा कर देते हैं, हाँ ले आते हैं। यहां देखिए इस तरीके से दो पार्ट लिए जाते हैं, एक विद रूट्स, एक जो जिसकी रूट्स जमीन में है, और एक विदाउट रूट ऊपर वाला प्लांट, ऐसे उनको फिक्स कर दिया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड या कुछ ऐसे पार्ट से इसको अच्छे से होल्ड कर दिया जाता है ताकि गिरे ना कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ्टिंग इज द मेथड, grafting grafting is the method in which cut stems of two different plants, one with roots, other without roots। एक रूट्स के साथ होता है, ऊपर वाला देखें आप, ये ऊपर वाला जो है ये विदाउट रूट्स है, विदाउट रूट्स, ठीक है, विदाउट रूट्स है ये, ठीक है, विदाउट रूट्स। और नीचे वाला क्या है, विद रूट्स, नीचे वाला क्या है, विद रूट्स, ठीक है, रूट्स के साथ है। तो दोनों को क्या कर दें आप, फिक्स कर दें एक दूसरे के अंदर, आर जॉइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट टू स्टेम्स जॉइंस एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। यानी कि जो रूट से जो न्यूट्रिशन आएगा ना, वो इस ऊपर वाले पार्ट को भी मिलेगा, दे विल बिहेव एज अ सिंगल प्लांट। इस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट को नहीं लगा सकते, पूरी रिसर्च होती है कि कौन सा प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग की जा सकती है। ऐसा नहीं किसी को भी उठाया लगा दिया, नीम में बनाना लगा दिया, बनाना में एप्पल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। पूरा रिसर्च होता है, साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आपको कौन से प्लांट में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। द न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट। नए प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों प्लांट्स की होंगी, ठीक है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और इसकी भी। अलग अलग प्लांट नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अलग अलग स्पीशीज नहीं होंगी, स्पीशीज सेम होंगी। एप्पल में एप्पल ही लगेगा, बनाना में बनाना ही लगेगा, पीच एप्रिकॉट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। तो यानी कि आप दोनों को ग्राफ्ट कर दीजिए, और दोनों बोथ ये पूरा जो प्लांट है ना, इट विल बिहेव एज अ सिंगल प्लांट। नीचे से न्यूट्रिशन आएगा, वो इसको भी न्यूट्रिशन देगा। रूट स्टेम्स लीव्स से जो भी नीचे से वाटर आता है, जो भी मॉइस्चर आता है, जो भी न्यूट्रिशन आएगा, वो सबको मिलेगा, ठीक है। आप सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक। इस वाली पार्ट को जिसमें रूट होती है, इसको स्टॉक कहा जाता है बच्चों। इसको क्या कहा जाता है, स्टॉक, विद रूट्स। और विदाउट रूट्स को क्या कहा जाता है, सियोन कहा जाता है, SCION। इसका डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, डिफाइन स्टॉक्स एंड सियोन। क्या कहा जाता है, डिफाइन स्टॉक्स एंड सियोन। इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब सुनिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर्स आर ऑफन ग्राफ्टेड, ठीक है जी। एप्पल हो गया, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया, ये प्लांट जो है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? कहने का मोटिव क्या है, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर। कुछ लोग ध्यान से सुनिए, सपोज एक एप्पल का प्लांट है, मैं एक बड़ी अच्छी सी चीज बताता हूं आपको। एक एप्पल प्लांट है, आपको पता है एप्पल प्लांट को ग्रो करने में काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एप्पल जो है 1 साल में 2 साल में फ्रूट देने लग जाता है ना। अब मुझे ये एप्पल इतना बड़ा मुझे लगाना है, मुझे अब ये जमीन तो इसने इतनी ले ली, अब इसके साथ आसपास भी कोई एप्पल नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, और अगर इसकी ब्रांचेस और ज्यादा होती तो हम ज्यादा फ्रूट ऑब्टेन कर सकते थे। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने ग्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी, इसमें ब्रांचेस के साथ और एप्पल ट्री की ग्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया, आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये एप्पल का प्लांट इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे ब्रांचेस ज्यादा हो जाएंगी। मेनली ज्यादा ब्रांचेस से क्या होगा बच्चों, ज्यादा फ्रूट डेवलप होगा आपका, और वही हमारा मोटिव था, ज्यादा प्रोडक्शन करना, है ना। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका काम करेगा। इतना क्लियर है सबको? बहुत ध्यान से। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, एक्सप्लेन, क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन
with diagram and example ठीक है बेटा। तो इसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ये तीनों आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और आ जाता है, डिफाइन स्टॉक्स एंड सियॉन, ये भी पूछ लिया जाता है। डिफाइन, ये भी लिखते जाना, क्वेश्चन लिखते जाना, क्योंकि जब एग्जाम में आते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टॉक एंड सियॉन, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में ये वर्ड यूज होती है, ग्राफ्टिंग में यूज होता है स्टॉक्स एंड सियॉन का। जो कट पार्ट ऑफ द कट स्टेम प्लांट हैविंग रूट, जिसमें रूट होती है उसको स्टॉक कहा जाता है, और इसमें रूट नहीं होती है उसको सियॉन कहा जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? प्लीज एक बार ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने? स्टॉक्स एंड सियॉन का डेफिनेशन एक बार फटाफट आप लिख लें। और ग्राफ्टिंग, क्योंकि जो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं ना, आपको देखिए करना क्या होता है, जो यहां पे हो रहा है कुछ पार्ट आपको यहीं पे लिखना है, और बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, तो वो सारा आपको रिटर्न में वहां पे जो पीडीएफ आएगी उसी को रिटर्न में अपलोड करना होता है, ताकि जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार आप लिख के देख लें, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा आप डेली करेंगे, जैसी क्लास ओवर होगी वैसी गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाता है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पार्ट यहां लिखा जाएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर कुछ को कंप्लीट कर लीजिएगा और उसको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, प्लीज ध्यान से इसको पढ़ लें जरा एक बार। डिफाइन स्टॉक्स एंड सियॉन, इशिका वत्स आ गए हैं? भाई जो लोग पीछे की क्लास जिन्होंने मिस की है वो मुझसे लिंक मंगवा लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको वीडियोस आ जाएंगी, तो थोड़ा देख के उसको जब आप आए प्रॉपरली ये चीजें समझने की है। तो ध्यान से क्या करना है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में आएगा जब आप पूरा पीडीएफ नोट कर लेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी आपने मुझे करके भेजना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया है? आरुषि उपाध्याय, ग्राफ्टिंग इज क्लियर टू यू? सामर्थशील? यस सर। सामर्थशील, माहिर सेन, माहिर सेन क्लियर है? चले आगे, चले आगे, चले भी मे भी प्रोसीड, अगर कुछ पार्ट रह गया। हाँ, एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, सर हो गया। चलिए ठीक है, चलते हैं। दक्ष, दक्ष स्वामी, दक्ष फोगाट, दोनों दक्ष हो गया। चलिए, अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आपके सामने आती है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा ना, चाहे वो नेचुरल चाहे वो आर्टिफिशियल है ना, तो उसका हेडिंग लगा लीजिए जरा, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए जल्दी से सब लोग, प्लीज हेडिंग लगाएं, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पे लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन पहले भी लिखा जा चुका है ये, तो ये वही क्वेश्चन है, तो देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर। ठीक है, हाँ हेडिंग लगा लिया? यस रिदिमा, लिख लिया आपने हेडिंग एडवांटेज? आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, ये एडवांटेजेस मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको होमवर्क में लिखनी है ना। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट। जो सीडलेस प्लांट होते हैं ना बच्चों, उनको रिप्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा और यूनिक मेथड है ना सीडलेस प्लांट। अब बनाना का सीड नहीं होता, शुगर केन का नहीं होता, तो कैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग से ही इसको लगाया जाता है। इज इट ओके? तो सबसे पहली एडवांटेज तो क्या है कि जो सीडलेस प्लांट होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने का तरीका, एक बेस्ट तरीका यही है ना। चलिए, सीड्स एंड फ्रूट्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, साइज, टेस्ट एंड एरोमा, है ना। जो भी, देखिए मेरी बात अब ध्यान से सुनना आप यार, अगर आप सीड से लगाते हो ना, सीड्स यूज करते हो, तो सीड्स में कई बार क्या होता है कि सीड्स में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। आप कितना भी ध्यान रख लो
ठीक है, या कुछ लोग अच्छी क्वालिटी के सीड्स में कुछ खराब क्वालिटी के सीड्स मिला मिला के देते रहेंगे, या फिर भी आप अगर कर लो तो उसमें क्या होता है कि सीड्स जो है ना, कुछ सीड्स जो है रखे रखे डेड हो जाते हैं। तो सीड्स आप कितना भी ध्यान रख लो 100% प्योर चीज आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो जब आप सीड्स लगाने जाओगे ना, तो कुछ सीड्स प्रॉपरली पता नहीं उनके अंदर न्यूट्रिशन बचा है नहीं बचा है, अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाए नहीं कर पाए, है ना। कुछ सीड्स डेड हो जाते हैं, प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। सीड्स की क्वालिटी, सीड से जो ग्रो किया हुआ प्लांट होता है उसकी क्वालिटी में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, क्योंकि सीड्स में किसी में ज्यादा न्यूट्रिशन है, किसी में कम है, कोई डेड हो गया। तो उसकी बजाय अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करते हैं, यानी कि किसी पार्ट से अगर आपने किसी पार्ट को कट करके लगाया सपोज, है ना, तो यार उस पार्ट में तो ऑलरेडी वो ग्रोन है, ऑलरेडी उसके अंदर एनर्जी है, और उस पार्ट को जब लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो करेगा और वेरिएशंस कम आएंगी। सीड्स में क्या होता है कि वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्वालिटी के चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, टेस्ट के चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्मेल के चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाए हुए जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्वालिटी में, उनके साइज में, उनके टेस्ट में, उनकी एरोमा में, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू, है ना। हर फ्रूट की अपनी अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है ना बेटा। हाँ, तो उसमें चेंज आने के, उसमें वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज है कि हम जब भी किसी पार्ट को कट करके लगाएंगे तो हम ये देखेंगे ना कि वो एनर्जेटिक पार्ट हो, फ्रेश पार्ट हो, अच्छा पार्ट हो, उसी को तो कट करके लगाएंगे। सीड्स में आपको पता ही नहीं चलेगा ये सीड्स लेस न्यूट्रिशन है इसके अंदर, ये सीड डेड हो गया है, या ये सीड के अंदर अच्छी क्वालिटी है, वो पता ही नहीं चलता, वो सारे एक जैसे ही लगते हैं आपको, है ना। यहां से आपको ये एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। गुड क्वालिटी एंड वैरायटी कैन बी मेंटेन इंडेफिनेटली। तो ऑब्वियस सी बात हम बात कर चुके हैं कि अगर आप किसी पार्ट को कट करके लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छा पार्ट लगाओगे, अच्छा पार्ट लगाओगे तो अच्छा प्लांट ग्रो करेगा, है ना। तो क्वालिटी भी मेंटेन की जा सकती है। अब यहां पे ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, सर्वाइवल रेट ऑफ डॉटर इज नियरली 100%, वाइल इन केस ऑफ सीड्स इट इज 1 to 10%। भाई 100 सीड्स लगाओगे ना, 100 सीड्स लगाए आपने, बीज लगा दिए, सपोज किसी सीड को किसी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, या उसको नीचे से कोई इंसेक्ट वगैरह आके उसको खा गया, है ना, और सपोज वो सीड ही डेड था, तो देर आर सो मेनी चांसेस कि वो ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं। जब आप 100 सीड्स लगाओगे ना, जब जाके क्या होगा, कोई 10 सीड्स ग्रो करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कोई वेजिटेटिव पार्ट लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस वेजिटेटिव पार्ट, फ्रेश पार्ट आपने लगाया, अच्छा पार्ट लगाया, उसकी देखभाल आप अच्छे से कर पाओगे। ऊपर है ना वो तो दिखाई दे रहा है तो देखभाल कर पाओगे, सीड्स तो नीचे है बेचारा, उसकी कैसे देखभाल करोगे, उसकी मेंटेनेंस अच्छे से होगी तो उसके ग्रो होने के चांसेस 100% होंगे। लेकिन सीड्स के केस में कितना होता है, 1 to 10%। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है आपको? और लास्ट मेथड कि ये फास्टर मेथड होता है, इट इज क्विकर मेथड ऑफ रेजिंग द क्रॉप्स को रेज करने का क्विक मेथड होता है। अगर आप पोटैटो, ये ट्यूबर्स है ना, अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे पोटैटो में से, अगर इन ट्यूबर्स के थ्रू इनको कट कर करके जमीन में लगा देते हैं, इन ट्यूबर्स के थ्रू अगर आप लगाओगे तो आपको 3 मंथ्स में एक पूरी क्रॉप प्रोडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हो, इट टेक्स 15 मंथ्स इफ रेज फ्रॉम द सीड्स। ये पोटैटो सीड्स हैं जी, ये सीड्स है पोटैटो के। देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट क्लास में पोटैटो के सीड्स पोटैटो के हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आप ग्रो कर सकते हो, दोनों चीजें होती हैं इनके अंदर। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? हाँ जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान से, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, लिखना अभी नहीं है, लिखना होमवर्क में है इसको, ठीक है। इससे लगाएंगे फास्टर मेथड, इससे लगाएंगे 3 मंथ्स में, इससे लगाएंगे 15 मंथ्स में। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहेंगे? यस, हाँ जी यशस्वी, कौन सा मेथड, सीड्स यूज करेंगे, ये यूज करेंगे? यशस्वी कटारिया जी बताएं। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं यशस्वी, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ जी सोनित सिवाच, विच मेथड विल यू प्रेफर? मान लीजिए आपको ग्रो करना पड़े तो विच मेथड विल यू प्रेफर? हाँ जी सोनित, टेल मी। यस सर। कौन सा मेथड प्रेफर करोगे सोनित? ट्यूबर्स वाला करोगे या सीड्स वाला करोगे? लास्ट पॉइंट को देखो। और सर ट्यूबर्स वाला ही होना चाहिए वैसे ट्यूबर्स तो। वाला है ना, वैसे तो नहीं होना ही चाहिए क्योंकि इसमें चांसेस भी 100%,
ग्रो करने के हैं, टेस्ट साइज क्वालिटी भी सेम रहेगा, ठीक है, और सर्वाइवल के रेट भी ज्यादा, क्विकर मेथड है, फास्टर मेथड है। इसके लिए आपको 1.5 ईयर वेट करना पड़ेगा, ये 3 मंथ्स में ही ग्रो कर जाएंगे, है ना। यस सर। 1.5 ईयर में तो आप 4 क्रॉप ले लोगे, 4 बार प्रोडक्शन कर लोगे, समझ रहे हो भाई। यशस्वी जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, यशस्वी कटारिया, ठीक है। असद आया समझ में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है। चलिए ओके, अब आ जाइए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आ रहा है आपके सामने, टिश्यू कल्चर, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं ये टिश्यू कल्चर जो है ना, टिश्यू कल्चर, अभी आप लोगों ने ये देखा, आपने एक छोटी सी चीज देखी, ध्यान से सुनिएगा। गड़बड़ हो गया यार, टिश्यू कल्चर। अब लोगों के दिमाग में एक चीज आई कि सर अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई डिसएडवांटेज है क्या? किसी ने मुझसे पूछा लास्ट, पता नहीं कुछ क्लास पहले एक बच्चे ने पूछा था कि सर टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ, टेल मी द डिसएडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, ओ सॉरी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या कोई डिसएडवांटेज होता है? तो मैं आपको बताऊं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक डिसएडवांटेज है कि आप इसको ईच एंड एवरी टाइप के प्लांट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। आप कहो ना कि पोटैटो में हो जाए, मैंगो में भी हो जाए, और वीट में भी हो जाए, राइस में भी हो जाए, मेज में भी हो जाए, मिलेट्स में भी हो जाए, तो ईच एंड एवरी टाइप के प्लांट को आप ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आगे भी आएगा, पॉइंट आएगा तो मैं वहां क्वेश्चन लिखवा दूंगा। तो अभी ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लीज ध्यान से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। यस, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, हिमाद्र सिंह नोट करो बेटा। जयंत गौड़, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं टिश्यू कल्चर। रिपीट कर दो सर। What is the disadvantage of vegetative propagation? What is the disadvantage of vegetative propagation? इस टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन, ये माइक्रो लेवल पे होता है। मैं आपको बताऊं ये बड़ा ही एडवांस टेक्निक है, और किसी भी टाइप के प्लांट को आप ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए जो सिस्टम चाहिए, मशीनरी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो जैसे मेडिसिनल इंडस्ट्री है, जैसे पतंजलि है या आयुर है, ये वाले लोग जो है ना इन मेथड्स को यूज करते हैं। या ऑर्नामेंटल प्लांट, जो बड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। जो बच्चों ग्रोइंग टिप होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, ग्रोइंग टिप जो होती है, ग्रोइंग टिप में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, है ना, जिनसे रिप्रोडक्शन होना, जिनसे फ्रूट फ्लावर और चीजें बनेंगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं भाई। अब इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लिया। अब मेरी बात सुनना, दो कंडीशन ध्यान में रखना, एक तो प्लांट में और एक आर्टिफिशियल मीडियम में। अगर प्लांट में होगा तो प्लांट के पास कैपेसिटी होती है उसको 2 या 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करने की, रिप्रोडक्टिव पार्ट को 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको सेग्रीगेट कर लिया रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को, और एक आर्टिफिशियल मीडियम में ले गए। आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम,
जिसमें इसको ग्रोथ हार्मोन, ग्रोइंग हार्मोन दे दिए, सेपरेटिंग हार्मोन, ग्रोइंग हार्मोन्स, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी इसको, ग्रोइंग हार्मोन दे दिए। अगर ये नॉर्मली प्लांट में होता ना तो ये 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेता बस, लेकिन अब इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ले गए और उसको जबरदस्ती थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा लिया। प्लांट क्यों नहीं डिवाइड कराता भाई इतने सारे पार्ट्स में? एक तो प्लांट्स के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, और दूसरा इतने सारे अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गए भाई, इनको न्यूट्रिशन भी तो देना है, इनको बड़ा भी तो करना है। मान लीजिए आपके घर में 100 बच्चे आ जाए, आपके स्कूल से आ जाए, आपके फ्रेंड्स वगैरह 100 बच्चे आ जाए, तो बताइए इज इट पॉसिबल? घर वालों के लिए खाना भी नहीं खिला पाएंगे भाई, 1-2 दिन तो खिला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, फिर वो कहेंगे जी गर्म पानी से नहाना भी है, फिर उसके बाद उनको खाना भी चाहिए, और फिर उनको ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। पता लगा 100 बच्चों का डेटा 100 GB एक दिन में खत्म, है ना? तो भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है, प्लांट जो है ना वो सिर्फ 1 या 2 पार्ट में, क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी है, लेकिन यहां तो एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है आपको। सुनिएगा, द सेल्स, जो ग्रोइंग सेल्स थे, उनको देन प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वहां पे उनको एनर्जी दी गई कि भाई तुम डिवाइड हो, बार 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 अगेन एंड अगेन डिवाइड हो डिवाइड हो डिवाइड हो। अब डिवाइड उनको कर दिया गया है, उसके बाद उसको नेक्स्ट मीडियम में डाला गया, वहां पे उसको दिया जा रहा है न्यूट्रिशन। वहां पे उसको क्या दिया जा रहा है? आर्टिफिशियल मीडियम ही है और न्यूट्रिशन दे रहे हैं बाहर से खाना। ठीक है, अब प्लांट के पास अगर वो डिवाइड भी कर लेता तो फिर इनको न्यूट्रिशन कहां से दे पाता? फिर क्या करता है वो? द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब बच्चों इसको ग्रो करवाया जा रहा है बाहर से, है ना? बाहर से का मतलब समझ गए? आपके एक पूरा सिस्टम बनाया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम है, जिसके अंदर हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, सब कुछ है, प्रेशर, टेम्परेचर। आप ये चीज मानो कि जो मेडिसिनल प्लांट हिमालय में हो रहा है ना, उसको वो राजस्थान में भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, सिस्टम, क्योंकि उनको तो बाहर के वेदर से कोई चिंता ही नहीं है भाई। रेफ्रिजरेटर चला देंगे, मौसम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्रेसर से प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूट्रिशन स्प्रे कर देंगे, हार्मोन स्प्रे कर देंगे, तो जैसा चाहेंगे वैसा सिस्टम बन जाएगा, है ना? वो तो भाई पैसा लगाओ और तमाशा देखो, ऐसा सिस्टम है ये तो, है ना? तो आर्टिफिशियल यहां पे ग्रो करवाया एडिशनल हार्मोन देके। वो नहीं होता यार, आपने देखा होगा भाई, मैं एक्सरसाइज कर लूं चाहे कितनी भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हैवी वेट बॉडी बिल्डर्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा, उनके कितने जबरदस्त मसल्स होते हैं, है ना? अब उन्होंने कैसे, किस तरीके से बनाए हुए हैं? उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ले लेके, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ले लेके। नॉर्मल प्रोटीन में तो मेरी आपके जैसी शरीर बनेगा, और उनका देखिए, आप अगर देख लें तो डर जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या इतने कट्स हो गए उनकी बॉडी के अंदर। उन्होंने एक्सरसाइज की है, लेकिन उन्होंने एडिशनल हार्मोन्स, एडिशनल प्रोटीन्स, ये सारी चीजें भी तो ली है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वही चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, वही चीज जो एक नॉर्मल प्लांट नहीं कर सकता था, उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को निकाल के पहले तो जबरदस्ती डिवाइड कराया गया, फिर उसके बाद उनको न्यूट्रिशन दिया गया ताकि ग्रो कर सकें। उसके बाद आपने देखा होगा नर्सरी में वो छोटे छोटे सैपलिंग मिलते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं, तो वहां से निकाल निकाल के उनके अंदर लगाते जाते हैं। और एक नर्सरी वाले ने कहा मुझे 1000 पेड़ चाहिए, 1000 लगा के दे दिया, ले जा भाई। फिर दूसरा आया, लगाते रहेंगे, 1000 उसको दे दिए। आप ये सोचो, उसने दिन में 1 लाख पेड़ बेच दिए। 1 लाख पेड़ को लगाने के लिए कितने एकड़ लैंड चाहिए होती थी, और उसने एक छोटे से सिस्टम में ही, मतलब 1 एकड़ का, 2 एकड़ का एक सिस्टम उसके पास है, उसमें उसने 1000, 1 लाख, 1 करोड़ इवन प्लांट वो बना देता है। ठीक है, ये किसका एडवांटेज है? ये है माइक्रोक्रॉप। और किसी भी टाइप का प्लांट हो जाएगा, लेकिन किसी भी टाइप का प्लांट वो उगाते नहीं है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। आप देखिए कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं, है ना? क्रीम लेने जाओ, 200 रुपए की इतनी छोटी सी क्रीम आएगी, है ना? कोई भी फेस वॉश लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ तो बहुत कॉस्टली होता है। मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन लेने जाइए आप, है ना, इतनी छोटी छोटी पैकेट्स आते हैं, और कोई पैकेट 500 का है, कोई पैकेट 600 का है। ऐसा क्यों है भाई? रीजन ये है कि वो इस तरीके से ग्रोथ किए गया है उनका। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं आपके घर में, आप प्लांट लेने आए, कल परसों आ गया एक माली मेरे यहाँ पे, बोला जी 300 रुपए का पौधा। मैंने कहा भाई 300 रुपए का इसमें क्या? बोला मनी प्लांट। मैंने कहा कहाँ मनी लग रहा है इसमें, 300 रुपए तो इतना महंगा प्लांट बताओ, वैसे ही उग जाते हैं जमीन में, तो धरती माता तो फ्री में दे देती है हमें। ठीक है, फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो खरीद के लाता है नर्सरी से, और नर्सरी वाले जो है वो माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, क्योंकि उनको तो ज्यादा प्लांट देने होते हैं। अब डिमांड है, मुझे जरूरत है, मुझे अपने घर को अच्छा दिखाना है, अच्छा सुंदर बनाना है अपने ऑफिस को, तो मैं वो प्लांट लूंगा। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर जब ये इतने महंगे आते हैं तो लोग खरीदते क्यों हैं?
भाई डिमांड है ना, डिमांड है। मैं कहता हूं मुझे 100 मनी प्लांट चाहिए, मुझे अपना ऑफिस अच्छा दिखाना है, मुझे अपना घर अच्छा दिखाना है ना। आप किसी बड़े ऑफिस में चले जाइए, बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, 20-20 हजार के प्लांट होते हैं, लोग खरीदते हैं, है ना। अपना अच्छा सा अपना बिजनेस चलाना है उनको। तो कौन लोग हैं जो बना रहे हैं, जो ये बिजनेस कर रहे हैं लोग। नर्सरी में क्या हो गया, नर्सरी में आप प्लांट लेने जाते हो ना, तो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग मांगते हैं तो वो बनाते हैं, तो इसलिए वो ये पैसा लगा के पूरा सिस्टम बनाते हैं और यहां से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, छोटे छोटे प्लांट्स जो है उनको सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है। छोटे छोटे प्लांट्स आपने देखा होगा, पैकेट्स ऐसे छोटे छोटे नर्सरी में छुट रखे रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स है ना, वो सब इसी की वजह से बनाए हुए प्लांट्स हैं। और बच्चों दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक बच्चे ने कहा सर वीट नहीं उगा सकते इससे। भाई वीट भी उग जाएगा, लेकिन अभी वीट क्या है, 30 रुपीज पर केजी का कॉस्ट है, मान लीजिए, लेट सपोज, है ना। आप किसी होटल में जाते हैं, वैसे आजकल जा नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर जाते हैं, ठीक है, या जोमेटो स्विगी से मंगवाते हैं, तो आपने देखा होगा एक नान का कॉस्ट अराउंड 60-70 रुपीज आ जाता है ना। एक बटर रोटी का कॉस्ट अराउंड 15-20 रुपीज आ जाता है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से राइस या वीट उगाएंगे, तो एक एक चपाती का कॉस्ट, एक बटर रोटी का कॉस्ट जो है आपको आएगा 1500 रुपए, 1500, है ना। अब समझ में नहीं आएगा बटर रोटी खाएं या देखें या रखें, है ना। तो बहुत कॉस्टली मेथड होता है, तो इसलिए सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स या जिनकी हाई वैल्यू होती है उन प्लांट्स को लगाया जाता है, जिनको लोग चाहते हैं कि हाँ भाई हम इसको देखें तो अच्छा लगे ये, है ना। तो आपको ये समझ में आया कि माइक्रो प्रोपगेशन किसी भी प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन जिनके लिए जो कमर्शियली इसको यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो राइस वीट इससे नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि लोग खा ही नहीं पाएंगे, इतना पैसा है ही नहीं नॉर्मल लोगों के पास, है ना। तो इसीलिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यहां से यूज किया जाता है। 3 पॉइंट में इसको लिखना है, माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है इसको। माइक्रो क्यों, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स को, छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट से काम शुरू हुआ था, इसलिए माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? प्लीज ये 3 पॉइंट में लिखना होगा, 3 पॉइंट में लिखना होगा इसको बना के। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन होमवर्क के लिए है आपका, एक्सप्लेन माइक्रो प्रोपगेशन। हाँ, यहां पे लिख देते हैं इसको, एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेज। क्वेश्चन लिख लो रमन, जयंत, टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेज, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, काफी कॉस्टली होता है ये, ठीक है। एडवांटेजेस दी हुई है यहां पे, क्वेश्चन नोट कर लेना। एडवांटेजेस मैं बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। एडवांटेज क्या है, बहुत फास्ट टेक्निक है जी। आप जो प्लांट बेचारा 6 महीने में उगना था ना, उसको 15 दिन में लगा के रेडी करके दे देगा, लो जी, ठीक है। हाँ, thousands of plantlets can be produced within few weeks for a small amount of plant tissue। थोड़े से प्लांट टिश्यू से 1000 ऑफ प्लांट्स लगा सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ जी हरलीन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देवांश शर्मा जी, वंशिका मिश्रा, समझ में आ रहा है बच्चे? ये क्वेश्चंस जो है ना, ये लिखने हैं आपको होमवर्क में, है ना। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। अरे भाई डिजीज फ्री तो होंगे ही ना, बाहर के एनवायरनमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, पूरा सिस्टम पैक है, कोई इंसेक्ट अंदर नहीं जा रहा, जितना टेम्परेचर जितना प्रेशर हम चाह रहे हैं वो डाल रहे हैं, फिर हम उसमें इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स भी डाल ही देंगे, है ना। तो पूरा सिस्टम पैक है, क्लोज्ड है, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो डिजीज कहां से आएगा? जब आप अगर घर में ही पैक रहेंगे तो कोरोना कहां से आएगा? नहीं आ सकता है ना। हाँ चलिए, टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रोन। अच्छा, आप कुछ लोग कह रहे हैं जी हम तो घर में बैठे बैठे ही हो गया, है ना। किस किस को हुआ है घर में बैठे बैठे? हाँ जी, यशस्वी को हो गया घर में बैठे बैठे, हैं। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अरे बच्चे भी ये चैट वैट बोलते नहीं है, इस क्लास के बच्चे बड़े बेचारे उदास हैं, क्या बात है? मनन कपूर कुछ कहना चाहते हैं आप? यस सर, आपको रिजल्ट पता है कब आएगा? रिजल्ट भाई रोज मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है भाई कमिंग सून चल रहा है, तो जनवरी में आने के चांस। हाँ बेचारे हम बच्चे फंसे हुए। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, बच्चे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फंसे क्या हो, जिस दिन आएगा उस दिन आ जाएगा। आप क्या बदल सकते हो? कोई पावर है आपके पास?
कि आपको पता लग जाए तो अपने रिजल्ट के 2-4 नंबर बढ़ा सकते हो, है भाई कपूर साहब? यू हैव एनी सुपर पावर? फिर अब जो आएगा जो होगा वो देखा जाएगा यार। हम अपना मेहनत कर चुके हैं, हम अपना काम कर चुके हैं, है ना? टेंशन लेने का नहीं। अब तो टर्म 2 का टेंशन लो, ठीक है? जिस दिन आएगा उस दिन कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट पता तो चल ही जाएगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब तो जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़िए, रात को पढ़ के और आराम से सोइए। चलिए, टिश्यू कल्चर। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हमको कोई मतलब ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। मैंने कहा जो हिमालय में मेडिसिनल प्लांट होता है, जो जड़ी बूटियां होती हैं, दे विल ग्रो। आप राजस्थान में ग्रो कर सकते हैं उसको, है ना? आपको कोई फर्क थोड़ी पड़ता बाहर क्या टेम्परेचर है, आपको तो टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर जनरेट करना होता है वहां पे, ठीक है? और बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। मैंने कहा एक सिस्टम है उसके पास, है ना? गुड़गांव की जितनी भी नर्सरी है, सबके प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। कोई कहेगा जी मुझे 100 पौधे चाहिए, कोई कहेगा मुझे 200 चाहिए, और एक छोटा सा जो उसका सिस्टम है वहां से सबको कंप्लीट कर देगा। तो 1000 ऑफ प्लांट एक लिमिटेड एरिया में लगा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बहुत अच्छे से करना है, ये आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलें आगे। हाँ जी, वंशिका मिश्रा जी चलें। हाँ जी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं कर लूँ, ठीक है। वंशिका आ रहा बेटा समझ में? ये क्वेश्चन जरूर करेगा, सुपरस्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। ठीक? ओके जी, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। चलिए जी, अब क्या करते हैं यहां पे, अब सुनिए, अब आपका हो चुका है पूरा सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ चुके हैं पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाना चाहता हूं। ये फ्लो चार्ट चला गया यहां से, ठीक है? एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम आपको बना के दिखाना चाहते हैं, जिसमें ध्यान से सुनिएगा। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था बच्चों ना, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। कौन बताएगा मुझे 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में? हाँ जी, एनीबडी इन द क्लास? कोई भी है यहाँ पे जो कहता हो सर आई कैन टेल? हाँ जी, मनन कपूर, आप बता दें जरा। मनन कपूर। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बता सकते हैं? आशीष शर्मा, तनेश? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है जी। तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो अगर हम बात करें, अभी तक हम एसेक्सुअल में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल जो है ना वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एसेक्सुअल जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है? अगर हम सेक्सुअल की बात करें, अगेन यहां से हमारे पास 2 चीजें आती है निकल के। तनिष्क बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यू नेवर रिस्पॉन्ड, ठीक है? सुन लो जरा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया मैंने, अरे क्या मिटा दिया यार, 1 सेकंड रुकना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर में भी होता है और मल्टी सेल्युलर में भी होता है ना? यहां से आप इसको बना लें, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर। ध्यान से सुनिएगा भाई, मल्टी सेल्युलर में भी होता है एसेक्सुअल। आपने पढ़ा है ना मल्टी सेल्युलर में होता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है आपने। लेकिन कैसे में होता है? सिंपल मल्टी सेल्युलर, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी। लेकिन मल्टी सेलुलर में कैसे होने चाहिए? सिंपल मल्टी सेलुलर होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोनों में, प्लांट में भी होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर, सिंपल नहीं, अब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? और आप यहां पे बात करेंगे
तो यहां पे प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स में आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट आएंगे? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। और यहां आएगा एनिमल्स, है ना? एनिमल्स में तो होगा ही होगा, ठीक है। फ्लावरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होगा। अब यहां पे आ जाइए मल्टी सेलर में, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर की अगर हम बात करें तो यहां प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में होगा। प्लांट्स में यहां भी होगा, है ना, प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। भाई सिंपल मल्टी सेलर प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, है ना। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलर एनिमल है ना। प्लांट देखिए जरा, तो प्लांट में कौन से प्लांट होंगे बेटा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपने पढ़ा था किसी, जो मैंने ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, इसमें आपने पढ़ा था? कोई ऐसा मेथड बता सकते हो? नॉन फ्लावरिंग प्लांट किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? कोई भी बच्चा इस क्लास में, नेम द ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस। कोई भी बच्चा, एनीबडी फ्रॉम दिस क्लास? और ये बहुत डिटेल से बताया गया था आपको। Vegetative propagation. सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, हैं जी, हाँ बोलिए बोलिए। स्पोर पीयूष, फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से, बिल्कुल सही कहा। स्पोर फॉर्मेशन से फर्न्स एंड मॉसेस, फर्न्स एंड मॉसेस जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। प्रकृति चौहान ने हमें बताया है ये। पीयूष गुप्ता, पीयूष कुमार आप क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव Yes, sir, it प्रोपगेशन used भी to. एक, हाँ वेजिटेटिव Sir, उसमें प्रोपगेशन तो भी एक वो नहीं मेथड हो होता। सकता है। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक मेथड है, लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा। मेरा बनवाने का मोटिव ये था कि हम एसेक्सुअल पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं प्लांट्स को लूंगा। प्लांट्स में हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये बताया आपको। तो प्लीज इस फ्लो चार्ट को एक बार बना लीजिएगा जल्दी से सब लोग। इस फ्लो चार्ट को जरा बना ले फटाफट। हित संसगिरी, प्लीज ड्रॉ द अभी आप डायग्राम ये वाला बेटा। वो भेजोगे ना? हाँ, ये पीडीएफ ड्रॉ आएगा, लेकिन करेंगे अभी, वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी आपको बनाना है ड्यूरिंग द क्लास। रमन, ये आपको बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है? सर ठीक है जी। चलिए जल्दी से, जल्दी बना लीजिए, फिर मैं आपको बता दूं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में मुझे बताना है। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है बच्चों आपका, जिसमें आप फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। एक मिनट रुक जाना है।
ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया है। फ्लो चार्ट बन गया है यहाँ पे। हाँ जी, फ्लो चार्ट बन गया बच्चे। चलिए, हाँ जी, अब देखें रमन, क्लियर है भाई? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दिस इज द वाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, है ना। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, यहां पे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप ध्यान सुनिएगा। वाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ कुछ टाइप के प्लांट के लिए ही क्यों होता है, सबके लिए क्यों नहीं होता? यानी कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया गया, कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे क्या लिखे इसमें, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वीपी। समझ गए? वीपी का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वीपी लिख दिया वहां पे, ठीक है। इज इट ओके? तो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज ये हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स के लिए ही ग्रो कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टाइप के प्लांट के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं प्लांट्स में, ठीक है। और सबसे पहले बात होगी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, सबसे पहले बात होगी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट में कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताया जाएगा फ्लावरिंग प्लांट से मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन समझेंगे, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का ये डायग्राम है, ये बहुत कॉमनली आपको दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये वाला डायग्राम आप अच्छे से करेंगे। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल, ठीक है। ये 4 पार्ट है, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड पिस्टिल। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं आपको, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं बच्चों? सेपल्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैलिक्स भी कहा जाता है। सेपल्स को CALYX, कैलिक्स कहा जाता है सेपल्स को, ठीक है। सेपल्स को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। तो सेपल्स होता क्या है, ये डायग्राम आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूं, इस डायग्राम की हेल्प से आपको पता लग जाएगा। एक फ्लावर का डायग्राम है, दिख रहा है आपको? यस इशिका, क्लियर है ये फ्लावर का डायग्राम? इशिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स में डाल दिया करो यार, किसी को अगर नहीं, कई बार नहीं आवाज बोल पाते ना। हाँ, ठीक है, ठीक है इशिका, ओके। तो यहां पे देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट जो है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल्स बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिएगा, दे आर द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, यूजुअली ग्रीन इन कलर। इट इज outermost part of the flower, it is outermost part of the plant, of the flower, sorry, of the flower. It is the outermost part of the flower. ध्यान से सुनना ये, ठीक है। क्या है? outermost part है फ्लावर का, यूजुअली ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। इसका मेन फंक्शन है, दे प्रोटेक्ट फ्लावर बड, दे प्रोटेक्ट फ्लावर बड, फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना।
पूरा इसको होल्ड करके रखे, सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे फ्लावर को। इज इट ओके? इतना क्लियर है? सेपल्स सबको क्लियर आया, समझ में आया? सेपल्स फ्लावर के डायग्राम से बता दिया मैंने आपको। हाँ जी बच्चों, क्लियर है प्रकृति? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप, दूसरा पार्ट आता है पेटल्स। अगर मैं पेटल्स की बात करूं, अगर मैं यहां पे पेटल्स की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पेटल्स की बात करूं यहां पे, पेटल्स की बात वहीं कर लेनी चाहिए थी मुझे, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। अब पेटल्स क्या होते हैं? शोई पार्ट होते हैं बच्चों। पेटल्स जो होते हैं ना, आपके फ्लावर में देख रहे हैं आप, ये फ्लावर में आप देखोगे जो ये पेटल देखो, शोई पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, येलो पार्ट जो है ना, ये पेटल्स हो गया आपका। पेटल्स की बात अगर आती है, पेटल्स की बात अगर आती है एनिमल्स, ठीक है। इसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे सारे स्ट्रोक्स को। पेटल्स बताने वाला हूं, पेटल ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पेटल्स की अगर बात करेंगे आप, सेकेंड पार्ट जो होता है वो पेटल्स होता है। पेटल्स, पेटल्स को कहा जाता है कोरोला। कोरोना नहीं, कुछ बच्चे डर गए, बोले सर कोरोना, कोरोना को तो नाम मत लो सर, ठीक है। कोरोला कहा जाता है। अच्छा यहां भी है ना कोरोना लिखा हुआ है, तो भाई कोरोना नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस फिगर में थोड़ा गलत स्पेलिंग हो गई है। हाँ, तो इट्स कोरोला, ठीक है, कोरोला, LLA, कोरोला, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? इट इज मेनली शोई पार्ट, इट इज शोई पार्ट ऑफ द प्लांट, शोई पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर, शोई पार्ट ऑफ द फ्लावर, शोई पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। तो पेटल्स आप समझ रहे हैं, ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है ना, पेटल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, कोरोला इसको कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया पेटल्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं बताने वाला हूं दैट इज मेल। अब आपने कहा सर ये तो सिंपल सिंपल पार्ट हो गए, फिर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो इसका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको स्टेमन बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एंड्रोइजियम। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चों एंड्रोइजियम, एंड्रोइजियम, ANDROCIUM, एंड्रोइजियम। एंड्रोइजियम बायोलॉजिकल नेम है, नाम है स्टेमन। स्टेमन आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर होता है और फिलामेंट होता है। डायग्राम में ले आता हूं मैं आपको, डायग्राम में ले आता हूं, यहां पे देखिए जरा, देखिएगा जरा, ये जो पार्ट है ना यहां से लॉन्ग, ये फिलामेंट टाइप है, और ऊपर जो है ना फ्लैट टॉप है, ये देखिए पूरा जो फ्लैट टॉप है, इस टॉप को बोलते हैं एंथर। और ये जो लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है। ये देखिए ये है आपका एंथर, और ये आपकी जो लॉन्ग ट्यूब हो गई, ये होगी फिलामेंट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दो पार्ट में हमने बताया, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट है। अब बात आ जाइए एंथर पे, फ्लैटन टॉप ऑन लॉन्ग फिलामेंट। लॉन्ग फिलामेंट के ऊपर एक फ्लैट टॉप है, देखिए इस टाइप का फिलामेंट है आपका, और इसके ऊपर एक लॉन्ग फ्लैट टॉप है। इस टॉप को क्या कहा जाता है? इस टॉप को एंथर कहा जाता है। इस एंथर का फंक्शन क्या है? इस एंथर का फंक्शन है बच्चों पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। ये पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स। पॉलन ग्रेन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? मेल गैमेट्स, यानी कि मेल पार्ट का काम जो है वो ये स्टेमन करता है। उसमें भी मेन पार्ट कौन है? एंथर है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज इस डायग्राम को बहुत ध्यान से आपने बनाना है। जो भी पीडीएफ अब आपके पास आएगी, आपका होमवर्क बच्चों यही रहता है, जो भी पीडीएफ आपके पास आएगी गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड कर देता हूं आफ्टर एवरी क्लास,
उसका आपको पूरा रिटर्न में, मुझे ये होना चाहिए कि जो मैंने क्लास में पढ़ा है वो आपने नोट किया है, ठीक है, और उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। इज इट ओके? इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।